नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, हम लगातार साइंस के क्वेश्चन अपने इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं और उन सभी प्रश्नों की सप्रसंग व्याख्या जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। साथियों, ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप सेशन को अटेंड करें, ठीक है। चलिए बिना वक्त गवाए अपने सेशन की ओर चलते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आपको क्या देखना है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम एक एक चीज यहाँ पे करेंगे। ओके, सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखी है, प्रकाश। तो अगर आपसे मैं ये प्रश्न पूछ लूं कि प्रकाश क्या है, ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछ लूं कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊर्जा क्या होती है? प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा क्या करती है, किसी भी वस्तु को, आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और उसे क्या करना है, आपको आपको उसको देखना है। क्या करना है? आपको उसको देखना है। तो आप देखेंगे किसके माध्यम से? आप आंख के माध्यम से देख रहे होंगे। अगर पूछ लिया जाए कि माध्यम क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंख के माध्यम से देख पा रहे हैं। लेकिन उसका रीजन क्या है? तो जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है उसका नाम क्या है? प्रकाश है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं या देखने में हमें सहयोग प्रदान करता है। यदि प्रकाश नहीं होता है तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर अभी आया नहीं है। अभी हमने ये पढ़ा है कि प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ओके, अब देखना प्रकाश के तरंग सिद्धांत। क्या हुआ कि जब प्रकाश के बारे में खोज चल रही थी, तो सबसे पहले अपने एक वैज्ञानिक महोदय हुए हैं, उनका नाम है न्यूटन। क्या नाम है उनका? न्यूटन। अपने एक वैज्ञानिक महोदय हुए हैं, उनका नाम है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन महोदय जो थे, यानी अपने गुरुजी हैं ये न्यूटन। न्यूटन जो थे यानी गुरुजी जो थे, वो क्या है कि वो आए और उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा तो है ही है, लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि प्रकाश जो होता है वो एक कणीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? कणीय प्रकृति का होता है। ये बात किसने कह दी थी? ये बात कह दी थी न्यूटन ने। न्यूटन जी ने क्या कहा कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? कणीय होती है। लेकिन अब हमारे पास प्रश्न तो ये है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अगर प्रश्न ये होता कि प्रकाश की प्रकृति कणीय होती है या प्रकाश का कणीय सिद्धांत किसने दिया, तब हमारा आंसर हो जाता न्यूटन महोदय। लेकिन अब हमारे पास प्रश्न ये है कि तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो फिर इनके एक चेले आए, उनका नाम था क्या? उनका नाम था हाइजेनबर्ग। क्या नाम था? हाइजेनबर्ग। एक वैज्ञानिक हुए हैं हाइजेनबर्ग नाम से। उन्होंने वो आए और उन्होंने ये कह दिया कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तरंगीय होती है। कैसी होती है? तरंगीय प्रकृति का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा हाइजेनबर्ग। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग ने, और प्रकाश की प्रकृति कणीय होती है ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये बताने वाले वैज्ञानिक आपके थे कौन? न्यूटन थे। अब देखिएगा, अब इनकी आपस में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। इन्होंने कहा कि मैं गुरु हूं तो मेरी बात मानो भाई, कणीय प्रकृति होती है। लेकिन हाइजेनबर्ग अड़के खड़े हो गए। इन्होंने कहा कि ऐसे कैसे होगी, मैं कह रहा हूं कि तरंगीय प्रकृति होती है। तो फिर इनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए, इनके झगड़े को सुलझाने के लिए एक वैज्ञानिक आए और उनका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली जी आए। इन्होंने कहा कि लड़के हो रहे हो रहे, इन्होंने कहा कि यार मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रकृति कणीय होती है,
ये कह रहा है कि इसकी प्रकृति तरंगी होती है। तो इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत ही नहीं है, लड़ने की कोई बात ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि दोनों का समान कर लेते हैं। कैसे? इन्होंने कहा कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। किसने कह दिया? डी ब्रोगली ने कह दिया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत होती है। इन्होंने कहा कि द्वैत का मतलब क्या? कणीय भी होती है, यानी प्रकाश जो होता है वो कणीय प्रकृति का भी होता है और तरंगीय प्रकृति का भी होता है। और अपना सिद्धांत बनाकर कैसे ले गए कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसका है? डी ब्रोगली का है। ठीक है, इनका झगड़ा भी खत्म, इनका भी सिद्धांत आ गया और 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। चौथा ये था कि प्रकाश क्या होता है? तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अगर आपके दिमाग में एक चीज और चल रही है, जैसे अगर आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि हमने एक सिद्धांत और सुन रखा है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, वो भी एक प्रकार का सिद्धांत होता है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसको देने वाले वैज्ञानिक थे कौन? प्लांक थे। कौन थे? प्लांक थे। प्लांक ने कहा कि प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में संचरित होता है और ऊर्जा के उन छोटे छोटे पैकेट्स को उन्होंने एक नाम दिया। क्या? क्वांटा। क्या नाम दिया? क्वांटा। क्वांटा भी बोलते हैं, फोटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा भी बोलते हैं और फोटोन भी बोलते हैं। कि प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी पर जब आएगा तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आएगा। तो उन ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? क्वांटा नाम दे दिया। ठीक है, तो आपका ये जो पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो प्लांक का पूछे, चाहे वो न्यूटन का पूछे, चाहे वो हाइजेनबर्ग का पूछे, चाहे वो डी ब्रोगली का पूछे, आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं आपके, और 5वां भी जो प्रकाश की ऊर्जा वाला। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने करी थी? क्या क्वेश्चन है? न्यूट्रिनो की खोज किसने करी थी? देखना, हमने एक नाम सुन रखा है, क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अलग होता है और न्यूट्रिनो अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों तीनों चीजें बता देता हूं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन, और एक होता है आपका क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उसके खोज करता है आपके जे जे थॉमसन। फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, और सबके याद भी है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। इसका खोजकर्ता कौन है? जे जे थॉमसन है। फिर आ गई बात प्रोटॉन की। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? देखना, प्रोटॉन का जो खोजकर्ता है वो कौन है? आपका गोल्डस्टीन है। कौन है? गोल्डस्टीन। और रह गया कौन? न्यूट्रॉन रह गया। तो न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? इसका जो खोजकर्ता है वो है आपका जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जेम्स चैडविक। अगर मान लो दुर्भाग्य से आपको गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो उसकी जगह आप किसको करके आओगे? रदरफोर्ड को करके आएंगे। किसको करके आएंगे? अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो किसे सम्मान देंगे आप? रदरफोर्ड को सम्मान देंगे। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे जे थॉमसन। अगर खोजकर्ता पूछा जाए तो आपको जे जे थॉमसन करना है। लेकिन यदि ये पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन को, किसको? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था क्या? स्टोनी। क्या नाम था उसका? स्टोनी था। स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बताया कि आप जो ये कण लिए हुए घूम रहे हो ना, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो नामकरण संस्कार जो था वो स्टोनी नामक पंडित जी ने किया था, क्योंकि नामकरण आजकल पंडित जी करते हैं, आजकल क्या हमेशा से करते आ रहे हैं। तो प्रोटॉन का खोजकर्ता वो गोल्डस्टीन है, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता आपका जेम्स चैडविक है। ये ऋणावेशित कण होता है, ये आपका धनावेशित कण होता है, और ये आपका क्या होता है?
न्यूट्रल होता है, उदासीन कण होता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं था, हमने ये 3 क्वेश्चन ऐसे ही कर लिए, चौथा नामकरण वाला भी कर लिया। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने करी थी? ये भी एक पदार्थ में पाया जाने वाला कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनसे भी छोटा होता है। इसका जो खोजकर्ता था वो था आपका कौन? पाउली। कौन था? पाउली। पाउली नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रिनो की खोज करी थी, ठीक है ना। तो आपका ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, ब्लड बैंक में ब्लड को यानी रक्त को किस ताप पर रखा जाता है? आप ब्लड बैंक में जाते हैं, वहां पे ब्लड रखा हुआ होता है, तो आपको ये बताना है कि वो जो ब्लड है वो वहां पर किस तापमान पे रखा गया है, ठीक है। तो जानते हैं कि किस तापमान पे रखते हैं। ब्लड बैंक में ब्लड को 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड किस तापमान पे रखा जाता है? ब्लड बैंक में ब्लड को 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखा जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं ब्लड पे ही, ठीक है ना। वैसे अपना ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, छोटे छोटे वीडियो हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, लेंथी नहीं है। तो ब्लड बैंक में ब्लड को हम किस तापमान पे रखते हैं ये देखना है आपको। तो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो गया। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं ब्लड के बारे में। देखना, ये ब्लड बैंक में रखा हुआ है, ठीक है। क्या होता है कि जब हम, हमारे ऊपर ले लो एक बार आप, कि मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते हमें यहाँ पे चोट आ गई। कहाँ पे चोट आ गई? मान लो उंगली कट गई, हथेली पे चोट आ गई, सब्जी काटते काटते चोट आ गई, या कैसे भी आ गई मान लो, तो ब्लड निकलने लग गया। तो ब्लड निकलने लग गया तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो ब्लड अपने आप रुक जाता है और वहां पे रक्त का थक्का बन जाता है। हम देखते हैं दैनिक जीवन की चीजें हैं। अब इन्हीं चीजों को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या हुआ कि हमारे चोट लग गई, क्या हुआ? चोट लग गई, चोट लगी, खून आया, ठीक है। चोट लगी, क्या आया? खून आया। वो खून क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद जम गया, ठीक है, यानी उसका क्या बन गया? थक्का बन गया। क्या बन गया? थक्का बन गया, ठीक है ना। वो थक्का जमने का कारण क्या था? वो थक्का जमने का रीजन क्या था? हमें तो कारण ही जानना है भैया। क्या जानना है? वे साइंस में कारण जानना ही तो सिखाती है। अगर हम प्रत्येक चीज का कारण जानने की कोशिश करते हैं तो हम विज्ञान को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जम गया है, थक्का बन गया है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है? एक प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है आपका फाइब्रिन। क्या पाई जाती है? हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है आपका फाइब्रिन। वो जो फाइब्रिन प्रोटीन होती है वो यहाँ पे थक्के का निर्माण कर लेती है, जहां पे लगी है वहां पे किसका निर्माण कर लेती है? थक्के का निर्माण कर लेती है, और ब्लड वहीं पे जम जाता है या खून आगे और नहीं बहता है। ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है ये वहां पे किसमें चेंज हो जाती है? तो ये चेंज हो जाती है प्रोथ्रोम्बिन में। इसमें चेंज हो जाती है, प्रोथ्रोम्बिन में चेंज हो जाती है, और ब्लड आगे नहीं बहता है। अगर पूछ लिया जाए कि इसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड यदि विटामिन का नाम पूछ लिया जाए, किसका नाम पूछ लिया जाए? विटामिन का नाम पूछ लिया जाए, तो आपका विटामिन क्या हो जाएगा? के, ठीक है ना। विटामिन क्या हो जाएगा आपका? के हो जाएगा। विटामिन के भी आपका इसमें क्या करता है? सहयोग करता है, ठीक है ना। अब एक बात सोच के देखिए कि हमें चोट लगी थी, हमें चोट लगी थी, बाहर आते ही ये खून जम गया। भाई खून बाहर आयो, बाहर आते ही क्यों जम गयो? तो वो माइन यानी अपने शरीर का माइन क्यों कौन जम, यानी कि ये जो ब्लड था ये बाहर आते क्या हुआ? जम गया है। लेकिन ये हमारे शरीर में क्यों नहीं जमता है? तो कारण क्या है? तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं भाई। ये खून जैसे मान लो बाहर आ गया, जम गया, लेकिन मानव शरीर में यानी हमारे शरीर में मानव शरीर में
क्यों नहीं जमता? भाई इसका रीजन क्या है कि हमारे शरीर में रक्त क्यों नहीं जमता है? हमारे शरीर में रक्त इसलिए नहीं जमता है कि उसमें एक प्रतिस्पंदित पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रतिस्पंदित पदार्थ पाया जाता है। और उस प्रतिस्पंदित पदार्थ का नाम क्या है? उस प्रतिस्पंदित पदार्थ का नाम है आपका हिपेरिन। क्या नाम है? हिपेरिन नाम है। हिपेरिन एक प्रतिस्पंदित पदार्थ होता है जो मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है और उसके कारण ब्लड जो होता है वो मानव शरीर में नहीं जमता है। ठीक है, तो ये जो एक पदार्थ है ये प्राकृतिक देन है, यानी प्राकृतिक है। अगर इसकी कमी आ जाए, अगर हिपेरिन की क्या आ जाए, कमी आ जाए, और आपसे पूछ लिया जाए कि एक ऐसे किसी कृत्रिम पदार्थ का नाम भी जानते हैं क्या कि जो ब्लड नहीं जमने देता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा आपका हिरुडीन। क्या हो जाएगा? हिरुडीन। हिरुडीन नामक पदार्थ जो है वो ब्रेसिका नेफ्रीन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? ब्रेसिका नेफ्रीन। ब्रेसिका नेफ्रीन नामक पादप से जो है हिरुडीन प्राप्त किया जाता है और यह भी आपका एक प्रकार का प्रतिस्पंदित पदार्थ होता है। तो इसके कारण मानव शरीर में रक्त नहीं जमेगा। अब मानव शरीर में रक्त तो नहीं जमेगा, लेकिन जब उसको हम क्या कर देते हैं, कई बार डोनेट कर देते हैं, रक्तदान जिसे हम बोलते हैं। तो मान लो आपकी इच्छा हो गई कि आपने क्या कर दिया, ब्लड डोनेट कर दिया। तो ब्लड डोनेट करने के बाद आपकी इच्छा हुई, आप बहुत बड़े दानदाता हैं, आपने क्या कर दिया, ब्लड डोनेट कर दिया। ब्लड डोनेट करने के बाद क्या करेंगे, ब्लड बैंक वाले आएंगे, आपका खून निकालेंगे और उसको कहां लेके जाएंगे? ब्लड बैंक में लेके जाएंगे। वहां पे क्या होगा, वो उसको 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखेंगे। इतना हमने पढ़ लिया है, लेकिन उसके अंदर क्या मिलाएंगे ताकि वो जमे नहीं? भाई तापमान तो चलो उसको ठंडा रखना है, मान लो वो तो ठंडा रखने के काम आएगा, लेकिन वो जमे नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वो क्या कर देते हैं, ब्लड में सोडियम साइट्रेट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सोडियम साइट्रेट मिला देते हैं। सोडियम साइट्रेट जो होता है वो वहां पे उपस्थित जो मुक्त कैल्शियम होती है, क्या होती है? मुक्त कैल्शियम होती है, उसको क्या करेगा? उस मुक्त कैल्शियम को पकड़ लेता है और इसको जमने से रोक देता है। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन है आपको, आपके समझ में आए होंगे कि ब्लड बैंक में ब्लड क्यों नहीं जमता, मानव शरीर में रक्त क्यों नहीं जमता, चोट लगने के बाद, चोट लगने के बाद बाहर जब रक्त आता है तो वो क्यों जम जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन है जो आपको समझने हैं। तीनों चारों के आंसर अलग अलग हैं, उनको बड़े ही ध्यान से समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना सेशन था वो हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ दिन।